हेलो एवरीवन, लो निधि नेक्सस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेक्शन 2 आप लोगों को बताएंगे। सेक्शन 2 कहती क्या है, जिसको धारा 2 कहा जाता है हिंदी में। तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये हम बताना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आगे आपको हम एक चार्ट बनाकर बताने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो और भी इसमें ऐसे ही एक चार्ट बताएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। तो इसलिए ये पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये क्या कहता है, पनिशमेंट टू ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। देखिए, आप ये हेडिंग देखते ही आप समझ जाइए कि विद इन इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा वर्ड को, विद इन इंडिया। और यहाँ पर आप हिंदी में देखें तो इस वर्ड को गौर करिएगा, भीतर। तो यानी कि विद इन, भीतर मतलब क्या होता है, अंदर। मतलब कि किसी भी, अगर भारत में कोई अपराध हो रहा है तो वो भारत के क्षेत्र में होना चाहिए, टेरिटरी में होना चाहिए भारत की। ये उसके लिए है ये सेक्शन। भारत के जो अंदर जो भी अपराध होंगे वो दंडनीय होंगे, तो वो इसके लिए ये सेक्शन बताता है। देखिए, कहता है दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof, of which he shall be held guilty within India। आप देख रहे होंगे, ये जानी पहचानी लाइंस लग रही होंगी, बेर एक्ट की है। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे लाइन दिखाई गई है ताकि आपको बेर एक्ट की भी भाषा समझ में आ जाए। देखिए, हर एक व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के लिए अंडर दिस कोड। कौन सा कोड, किस कोड की बात हो रही है, ये आईपीसी की, कि आईपीसी के अंदर ही उसको दंड दिया जाएगा, नॉट अदरवाइज, इसके अतिरिक्त और किसी के द्वारा इसको दंडित नहीं किया जाएगा। आईपीसी के तहत ही इसको दंडित किया जाएगा। किसके लिए, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन के लिए, हर एक ऐसे कार्य और ओमिशन यानी कि लोप के लिए, अगर इसी वे में कह दें तो चूक के लिए, कोई ऐसे कार्य के चूक के लिए, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ, जो कि कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ देयर ऑफ, यानी कि जो अपोजिट होगा इस प्रोविजंस के, आईपीसी के प्रोविजंस के अपोजिट जो कार्य करेगा या ओमिशन करेगा, लॉप करेगा, वो दंडनीय होगा आईपीसी के अंडर। ठीक है। वी शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, उसको भारत के भीतर गिल्टी माना जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। तो हम इसको आपको अब इस सेक्शन को थोड़ा इजी वे में आपको बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, ये देख रहे होंगे आप स्लाइड, तो इस पे क्या लिखा है, हम अब उसी डेफिनेशन को थोड़ा इजी वे में, थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। तो ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्टली कह क्या रहा है। हु विल बी गिल्टी विद इन इंडिया, कौन गिल्टी माना जाएगा, मतलब कौन दोषी ठहराया जाएगा, कौन दोषी माना जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये है एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी, जो आईपीसी के प्रोविजंस, प्रावधान के विरुद्ध, इसका मतलब होता है विरुद्ध यानी कि अपोजिट, क्या करेगा, एक्ट करेगा या ओमिशन करेगा, कोई ऐसा कार्य करेगा या फिर कोई चूक करेगा यानी कि लोप करेगा, वो लायबल होगा पनिशमेंट के, किसके, पनिशमेंट के। तो ये सेक्शन 2 ये कहता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एवरी पर्सन कौन होगा, यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एवरी पर्सन कौन होगा। देखिए, एवरी पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन्स भी हो सकते हैं,
और एक फॉरेनर भी हो सकता है जिसको विदेशी कहते हैं। कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, निगम जिनको कहते हैं। विकेरियस लायबिलिटी, प्रातिनिधिक दायित्व कहते हैं जिनको। तो ये सारे आपके एवरी पर्सन में आ जाते हैं। ये सब विदेशी भी हो सकता है, इंडियन सिटीजन भी हो सकते हैं, कॉरपोरेशन, विकेरियस लायबिलिटी भी हो सकती है। देखिए, इंडियन सिटीजन्स के बारे में हम बताएं तो हर एक व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के। उसको बिना नेशन, रैंक, कास्ट और क्रीड के बिना भेदभाव किए उसको ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाएगा कि उसने वो कमिट किया हो, लेकिन इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि ये जो सेक्शन 2 कहता है वो इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन पर अप्लाई होता है, यानी कि अंतर क्षेत्रीय पर, मतलब भारत के अंदर किए गए अपराध के लिए होता है। तो वो भी अपराध उन्होंने भारत के क्षेत्र में किया हो तो वो आईपीसी के तहत ही उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ें, ये कहता है फॉरेनर, मान लीजिए अगर वो जर्मन का नागरिक है और जूरिच जो कि स्विट्ज़रलैंड की सिटी है, और वो मनीला यानी कि जो कि कैपिटल ऑफ द फिलीपींस है, जूरिच से मनीला जाता है और स्विस प्लेन में 14 किलो का गोल्ड लेकर जाता है, और वो डिक्लेयर नहीं करता मैनिफेस्ट फॉर ट्रांसिट में। देखिए, मैनिफेस्ट फॉर ट्रांसिट होता क्या है? वो मैनिफेस्ट जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है कि हम क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर, क्या मतलब लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किस में, वो भी शिप में, एयरप्लेन में या ट्रक में, रेल में। तो वो हमें बताना होता है, मेंशन करना होता है कि हम अपने साथ साथ क्या क्या लेकर जा रहे हैं। तभी प्लेन अराइव होता है, बॉम्बे आ जाता है, और जो पैसेंजर है वो प्लेन में ही होता है, और इंडियन कस्टम्स अथॉरिटीज़ आती हैं, सर्च करती हैं, और उनको क्या मिलता है? उसके पास से मिलता है गोल्ड जो कि वो लेकर जा रहा था अपने साथ, और उस पर मुकदमा चलाया जाता है इंडिया में, क्योंकि उसने ब्रीच किसका किया है, किसका खंडन किया है? सेक्शन 8 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 23 क्लॉज 1A ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब वो फॉरेनर ये नहीं कह सकता कि वो उस लॉ को नहीं जानता था या उसको पता नहीं था कि ये क्राइम है, और ये भी नहीं कह सकता कि वो हमारी कंट्री में ऐसा अपराध नहीं माना जाता, कि भाई तुम्हारे देश में तो माना जाता लेकिन मेरे देश में नहीं माना जाता, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर भी नहीं माना जाएगा। तो ऐसा भी वो इसका प्ली नहीं दे सकता। अब आगे बढ़े तो ये आ जाता है कॉपरेशन। देखिए, सेक्शन 11 भी कहता है आईपीसी का, वो डिफाइन करता है पर्सन को। उसमें आप देखेंगे, शॉर्ट में हम बता दें आपको, वो इंक्लूड करता है कंपनी को भी और एसोसिएशंस को भी। तो अ कंपनी कैन नॉट कमिट अ क्राइम बाय इटसेल्फ बट इट कैन डू सो थ्रू इट्स एजेंट। अगर कंपनी क्राइम नहीं कर सकती तो उसके जो एजेंट है वो भी कर सकता है, तो इसलिए उसको भी लायबल माना जा सकता है पनिशमेंट के लिए। द कंपनी कैन बी पनिश बाय इम्पोजिशन ऑफ फाइन। कंपनी के ऊपर तो फाइन के लिए लगाया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या कहते हैं, लायबल हो सकते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के, लेकिन जो कंपनी है वो फाइन के लिए हो सकती है पनिश्ड, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के पनिशमेंट के लिए। देखिए, फोर्थ आ जाता है विकेरियस लायबिलिटी। ये क्या होता है? ये अगर मैं बताऊं तो एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द अनलॉफुल एक्शंस ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। अगर कोई नियोक्ता है वो लायबल होगा अनलॉफुल एक्शंस के लिए फॉर एन एम्प्लॉय, किसी कर्मचारी के लिए, क्योंकि अगर उसके साथ हरेसमेंट हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जहाँ पे वो कार्य करते हैं। एन एम्प्लॉयर माइट ऑल्सो बी हेल्ड लायबल इफ एन एम्प्लॉय ऑपरेट्स इक्विपमेंट्स
or machinery in a negligent or inappropriate way that results in damages to property or personal injury. कोई भी नियोक्ता लायबल होगा पनिशमेंट के लिए अगर कोई कर्मचारी ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, मशीनरी चला रहा है या कोई भी इक्विपमेंट्स चला रहा है, वहाँ की मशीनरी चला रहा है, मतलब लापरवाही तरीके से, तो और उसके कारण क्या होता है, डैमेजेस, प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए भी कौन लायबल होगा, एम्प्लॉयर लायबल होगा। तो ये विकेरियस लायबिलिटी में आ जाता है। देखिए अगर आप इसमें आगे चले तो ये लिखा है, इज कॉर्पोरियल प्रेजेंस नेसेसरी, क्या फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी होती है, मौजूदगी किसी आदमी की वो ज़रूरी होती है। तो इसमें बता दें, द कॉर्पोरियल प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट नेसेसरी टू कमिट एन ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस करने के लिए किसी भी फिजिकल प्रेजेंस होनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अगर वो बस उसका ये होना चाहिए, किसी का भी लिंक होना चाहिए उस क्राइम से, चाहे वो वहाँ हो या यहाँ हो। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी भी अगर किसी ने, जस्ट एग्जाम्पल, किसी ने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी भी करी है और वो यहाँ पर नहीं है और वो विदेश में रहता है तो भी वो लायबल होगा। इंडिया में अगर करी है, इंडिया के लिए अगर उसने करी है तो वो भी लायबल होगा। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो सबको पनिश किया जा सकता है आईपीसी के तहत। जो इंडिया के अंदर कोई भी जो भी ऐसा क्राइम करेगा, ओमिशन या एक्ट करेगा, दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ओमिशन और एक्ट, है ना। जो भी ऐसा करेगा वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा आईपीसी के तहत। तो ऐसे ही इसके भी एक्सेप्शंस हैं। कुछ व्यक्तियों को शील्ड मिली है, इम्यूनिटी मिली है कि वो इसके लिए लायबल नहीं हो गए अगर पनिशमेंट आईपीसी के तहत उनको नहीं दिया जाएगा। वो कौन लोग हैं? वो है फॉरेन सॉवरेन्स, विदेशी संप्रभु, और डिप्लोमेट्स, राजनयिक, और एलियन एनिमीज, विदेशी दुश्मन, फॉरेन आर्मी, विदेशी सेना, और युद्धपोतों यानी कि वॉरशिप्स, और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इन सबको छोड़कर, इन 6 लोगों को छोड़कर बाकी सब पे आईपीसी के तहत पनिश्ड किया जा सकता है अगर वो कोई व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर क्राइम करता है, वो व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के अंडर आईपीसी। बस यही 6 लोग हैं जो कि जिनको इम्यूनिटी मिली हुई है आईपीसी के अंडर, इनको पनिश नहीं किया जा सकता। इनके लिए भी ऐसा नहीं है पनिशमेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए अलग से है, अलग से प्रोविजंस हैं, वो अलग, मतलब वो आईपीसी में नहीं है, वो हटके हैं। वो आगे हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, वो इनसे लिंक नहीं करते आईपीसी से, तो इसलिए इन लोगों को अलग रखा गया है। देखिए आपकी जो मेन सेक्शन 2 है वो ये है, आपके लिए ये इजी वे है समझने के लिए। ध्यान में रखिएगा कि ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन के। एक्ट और ओमिशन करेगा कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी, अपोजिट कार्य या ओमिशन करेगा किसके, आईपीसी के प्रोविजंस के अपोजिट। ठीक है, वो लायबल होगा पनिशमेंट के। ये मेन है आपका। सो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, तभी हमको पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और हम आगे आपके लिए और भी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहेंगे ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।